डॉक्टर मान सिंह, सह आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। आज का विषय है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत हमने पूर्व अध्ययन में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के स्रोतों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें प्राकृतिक स्रोतों में घनत्व, दबाव और उसके बाद में तीसरे स्रोत के रूप में तापमान को देख रहे थे। तापमान केल्विन महोदय के अनुसार पृथ्वी के धरातल से प्रति 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता जाता है, जिसके लिए 2 कारक उत्तरदायी हैं। एक नंबर पर रेडियो एक्टिव पदार्थों का विघटन तथा दूसरे कारक के रूप में पृथ्वी के भूगर्भ में गुरुत्व बल से मुक्त हुई ऊष्मा। यदि हम सामान्य रूप से पृथ्वी के धरातल से भूगर्भ की तरफ तापमान के वितरण को देखें तो हमारे सामने एक सामान्य विवरण इस प्रकार से आता है। इसे हम धरातल से गहराई और तापमान के अंतर्गत देख सकते हैं। धरातल से गहराई, तापमान डिग्री सेल्सियस, गहराई हम किलोमीटर के अंतर्गत लेंगे। 100 किलोमीटर 1100 डिग्री सेल्सियस, 400 किलोमीटर की गहराई पर 1500 डिग्री सेल्सियस, 700 किलोमीटर की गहराई पर 1900 डिग्री सेल्सियस, 2900 किलोमीटर की गहराई पर 3700 डिग्री सेल्सियस, 5100 किलोमीटर की गहराई पर 4300 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। यह एक एवरेज तापमान है जो पृथ्वी के धरातल से गहराई की तरफ पाया जाता है। प्लेट टेक्टोनिक रूप से सक्रिय एवं प्लेट टेक्टोनिक्स से रहित क्षेत्रों के तापमान में गहराई के अनुसार अंतर पाया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम प्लेट विवर्तनिकी से प्रभावित क्षेत्रों में देखें तो 40 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 1100, 40 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 1100 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। वहीं जो क्षेत्र प्लेट विवर्तनिकी जहाँ पर विवर्तनिक कारक कम सक्रिय हैं या वह क्षेत्र जो निष्क्रिय है तो वहाँ पर 40 किलोमीटर की गहराई पर 500 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। प्लेट विवर्तनिकी सक्रिय क्षेत्रों से हमारा तात्पर्य ऐसे क्षेत्रों से है जहाँ पर भूकंप एवं ज्वालामुखी की क्रियाएं सामान्य रूप से घटित होती रहती हैं। इसके अंतर्गत हम रचनात्मक प्लेट के किनारे देख सकते हैं, विनाशात्मक प्लेट के किनारे देख सकते हैं, संरक्षी प्लेट के किनारे देख सकते हैं, जहाँ पर भूकंप एवं ज्वालामुखी क्रियाएँ घटित होती रहती हैं। ऐसे क्षेत्रों में पृथ्वी के धरातल से गहराई की तरफ जाने पर तापमान तीव्र गति से बढ़ता जाता है। पृथ्वी के धरातल से नीचे की तरफ जाने पर सामान्य रूप से तापमान बढ़ता जाता है। पृथ्वी के भूगर्भ में तापमान का स्थानांतरण कैसे होता है, इसके अंतर्गत हम सामान्य रूप से 3 विधियों को लेते हैं। सबसे पहले इन 3 विधियों को सामान्य रूप से समझना हमारे लिए अति आवश्यक है। सबसे पहले संचालन विधि। संचालन विधि के अंतर्गत तापमान एक ठोस कण से दूसरे ठोस कण में पहुंचता है। ठोस कण अपनी जगह पर स्थिर रहता है। जैसे ही
जैसे ही एक ठोस कण गर्म होता है वह अपने पास के ठोस कण को ऊष्मा स्थानांतरित करता रहता है और इस विधि से तापमान का स्थानांतरण होता है, उसे हम संचालन विधि के रूप में जानते हैं। जैसे इसे एक उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। सामान्य रूप से गाड़ी या लोहार लोहे की वस्तुओं को गर्म करते हैं। वे संडासी की सहायता से किसी लोहे की वस्तु को आग की तरफ रखते हैं तो सबसे पहले जो आग के पास लोहे का भाग है वह गर्म होता है। जैसे ही आग के पास लोहे का भाग गर्म हो जाता है उसके बाद में वहाँ से तापमान उसके पास स्थित कणों में स्थानांतरित होते जाते हैं और इस विधि से धीरे धीरे वह लोहे की संपूर्ण वस्तु गर्म हो जाती है। तो इस प्रकार से पृथ्वी के अंदर भी ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ ठोस कणों के माध्यम से स्थानांतरित होती है, उसे हम संचालन विधि के रूप में जानते हैं। दूसरी विधि के अंतर्गत हम विकिरण विधि ले सकते हैं। विकिरण विधि में कोई वस्तु सबसे पहले स्वयं गर्म होती है। जैसे गर्म होती है वह ऊष्मा की तरंगें बाहर निकालती है और ये ऊष्मा की तरंगें ही विकिरण कहलाती हैं। पृथ्वी तीसरी विधि के अंतर्गत हम संवहन विधि लेते हैं। संवहन विधि को समझने के लिए एक उदाहरण को हम देखेंगे। जैसे सूर्य से प्राप्त ऊष्मा के कारण से पृथ्वी का धरातल गर्म होता है। जैसे पृथ्वी का धरातल गर्म होता है, धरातल के पास की वायु गर्म होती है। गर्म होने से वह हल्की होती है, हल्की होने से वह ऊपर उठती है। जैसे ही गर्म वायु ऊपर उठती है तो वह ठंडी होती है। ठंडी होने के कारण से वह भारी हो जाती है और जैसे वह भारी होती है, भारी होने के कारण से पुनः वह धरातल की तरफ नीचे आती है। धरातल के पास पुनः वह गर्म होती है। तो एक प्रकार से यह एक चक्र बन जाता है जिसे हम संवहन के रूप में जानते हैं। यदि हम इन तीनों विधियों को पृथ्वी के भूगर्भ के संदर्भ में ऊष्मा के संचालन के लिए, ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए देखें तो संचालन विधि के माध्यम से यदि हम चाहें कि पृथ्वी के भूगर्भ में जो ऊष्मा का स्थानांतरण संचालन विधि से हुआ है तो सामान्य रूप से 3 वर्ष में 10 मीटर मोटी परत 3 वर्ष में गर्म होती है। यदि इस आधार पर हम देखें तो 400 किलोमीटर मोटी परत 5 अरब वर्ष में गर्म होगी। अतः संचालन विधि से पृथ्वी के भूगर्भ में ऊष्मा का स्थानांतरण संभव नज़र नहीं आ रहा है। यदि हम दूसरी विधि से देखें विकिरण विधि, चूँकि पृथ्वी के भूगर्भ में ठोस कण है, अतः विकिरण विधि से भी ऊष्मा का संचालन नहीं हो सकता है। यदि तीसरी विधि को हम देखें संवहन, जो हमें ज़्यादा उपयुक्त लग रही है, क्योंकि इसी संवहन के माध्यम से मध्य महासागरीय कटक के सहारे पृथ्वी के भूगर्भ का गर्म और तप्त पदार्थ बाहर निकलता है तो दोनों तरफ निकल करके वहाँ पर बाहर फैलता है, फैल करके ठंडा होता है। इसके विपरीत जहाँ पर विनाशात्मक प्लेट के किनारे हैं वहाँ पर वहीं जो भारी प्लेट वाला भाग कम भारी प्लेट के नीचे की तरफ क्षेपित होता है, जिसके कारण से वह नीचे की तरफ जाकर के गर्म होकर के भूकंप या ज्वालामुखी को जन्म देते हैं। तो सामान्य रूप से ऊष्मा का स्थानांतरण पृथ्वी के भूगर्भ में इन 3 विधियों से संभव है। यदि हम सामान्य रूप से पृथ्वी के धरातल पर ऊष्मा के स्रोतों को देखें तो 2 स्रोत हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। एक नंबर पर पृथ्वी के भूगर्भ से प्राप्त ऊष्मा, भूगर्भ से प्राप्त, दूसरा सूर्य से प्राप्त ऊष्मा। भूगर्भ से प्राप्त ऊष्मा के माध्यम से पृथ्वी के धरातल पर हमें विभिन्न प्रकार के भू आकारों का निर्माण होता है। वहीं सूर्य से प्राप्त ऊष्मा के कारण से अनासाधनात्मक प्रक्रम, जिसे हम अपक्षय एवं अपर्दन के नाम से जानते हैं, उनके कारण से बाह्य शक्तियाँ पृथ्वी के धरातल पर काम करती हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए दूसरे स्रोत के रूप में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हम लेते हैं।
पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जब हम सिद्धांत लेते हैं तो सामान्य रूप से हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कौन से पदार्थों से हुई है। अलग अलग पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत अलग अलग भूगर्भ शास्त्री, भूगोलवेत्ता पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग पदार्थों से पृथ्वी की उत्पत्ति को मानते हैं। इसके अंतर्गत हम 3 उन विचारधाराओं को लेंगे, जिसमें पहली विचारधारा के अंतर्गत जो यह मानता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति वायवीय पदार्थों से हुई है। दूसरा, हम उस विचारधारा को लेंगे जो ये मानता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति ठोस कणों से हुई है। तथा तीसरी उस विचारधारा को हम लेंगे जो यह मानता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति तरल पदार्थों से हुई है। यदि हम लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना को देखें, लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना को देखें लाप्लास महोदय ने अपनी इस परिकल्पना में यह बताने का प्रयास किया है कि प्राचीन समय में एक गर्म और तप्त नीहारिका थी जो निरंतर ठंडी हो रही थी। निरंतर ठंडी होने के कारण से उसका ऊपरी भाग ठंडा हुआ। ठंडे होने के कारण से वह सिकुड़ी। जैसे ही वह सिकुड़ी तो वह हल्की, उसका आयतन कम हुआ और जैसे ही उस नीहारिका का आयतन कम हुआ उसकी गति बढ़ी और जैसे ही उसकी गति बढ़ी तो नीहारिका का मध्यवर्ती भाग में उभार हुआ और जैसे नीहारिका का मध्यवर्ती भाग में उभार हुआ तो यह उभार जब ज़्यादा हो गया तो नीहारिका का साथ नहीं दे पाया और जैसे नीहारिका का साथ नहीं दे पाया तो वह एक अलग छल्ले के रूप में आई और उस छल्ले का 9 भागों में विभाजन के कारण से 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई। यदि हम इस परिकल्पना को देखें तो पृथ्वी का आंतरिक भाग वायवीय अवस्था में होना चाहिए। दूसरी विचारधारा के अंतर्गत या परिकल्पना के अंतर्गत चेम्बरलिन महोदय की ग्रहाणु परिकल्पना को हम देख सकते हैं। चेम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना, चेम्बरलिन महोदय ने सन 1905 में ग्रहाणु परिकल्पना का प्रतिपादन किया। चेम्बरलिन महोदय के अनुसार प्राचीन समय में सूर्य एवं उसके पास एक विशालकाय तारा विद्यमान था। उस समय सूर्य का धरातल आज की तरह तरल और तप्त नहीं था। जैसे ही यह विशालकाय तारा सूर्य के पास आया तो सूर्य से आकर्षण के कारण से उस सूर्य के धरातल से ठोस कणों को अपनी तरफ आकर्षित किया और आकर्षित करने के कारण से असंख्य कण उसके चारों तरफ भ्रमण करने लगे और जैसे ही ये भ्रमण करने लग गए तो उसके कारण से बड़े ग्रहाणु छोटे ग्रहाणुओं को अपनी तरफ आकर्षित किया और इस संगठन के कारण से धीरे धीरे ये ग्रहाणु या ठोस कण बढ़ते गए, उससे ग्रहों की उत्पत्ति हुई। तीसरी विचारधारा के अंतर्गत तरल पदार्थों से उत्पन्न ज्वारीय परिकल्पना, जेम्स जीन्स महोदय की ज्वारीय परिकल्पना में जेम्स जीन्स महोदय ने सूर्य के धरातल को गर्म और तप्त माना है और प्राचीन समय 1919 में जेम्स जीन्स महोदय ने इस ज्वारीय परिकल्पना के सिद्धांत के अंतर्गत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि सूर्य के पास से एक विशालकाय तारा जब आ रहा था उस समय सूर्य के धरातल से गर्म और तरल पदार्थों का एक सिगारनुमा पदार्थ बाहर निकला जिससे फिलामेंट का निर्माण हुआ और ये फिलामेंट सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लग गया और जैसे ही इस फिलामेंट का विघटन हुआ उससे ग्रहों की उत्पत्ति हुई।